सारी रात वो सख्त बुखार में फनकती रही थी। मेहरुन्निसा बेगम उसके पास ही लेटी थी। मेडिसन और नींद की गोली की वजह से वो सोई रही थी, मगर नीम गनूदगी वाली नींद थी। उसके असाब गहरी तेज आवाज से बेदार हुए थे। चंद पल लेटे रहने के बाद उसे सूरत हाल का अंदाजा हुआ तो उसने देखा उसकी साइड टेबल पर रखे उसके बैग में पड़ा मोबाइल बज रहा है। उसने उठकर बैठना चाहा, मगर कमजोरी उसके वजूद पर गालिब आ गई तो उसने बेचारगी से मोबाइल की आवाज सुनकर कानों पर हाथ रख लिए। मोबाइल बज बज कर खुद ही खामोश हो गया था। वो इसी तरह लेटी रही। फिर वक्त का तयन करने को उसने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी देखी। दिन के 8 बज रहे थे। वो इस वक्त कमरे में तन्हा थी। वो चंद मिनट उसी तरह लेटी रही तो मेहरुन्निसा बेगम को कमरे में दाखिल होते देखा। उठ गई तुम? अब कैसी तबीयत है? रात तो बहुत तेज बुखार था, होशो हवास ही बरकरार ना रहे थे। रात के 12 बजे डॉक्टर जुबैरी को कॉल करना पड़ गई थी। उन्होंने आकर इंजेक्शन लगाए और मुख्तलिफ दवाइयाँ दी थी। उसके पास ही बैठकर मोहब्बत से उसकी पेशानी चूम कर बाल समेटे। इस वालहाना मोहब्बत पर उसकी आंखें भीग गई। अगर इनको पता चले कि वो उनके सबसे चहेते बेटे के लिए इनकारी है तो कितना दुख होगा इन्हें। और मुस्तफ़ा, पता नहीं इसकी तबीयत खराब का सुनकर उसका क्या रिएक्शन होगा। ज़हीन तो खासा है, फौरन कड़ी से कड़ी मलाते बात की तह तक पहुंच जाएगा। बुखार तो कम हुआ है, शुक्र है अल्लाह का। उसके चेहरे और गर्दन को चेक करते वो खासी मुतमिन हुई थी। वो इसी वक्त उसका मोबाइल फिर बजने लगा था। लो देखो, तुम्हारा मोबाइल सारी रात बजता रहा है। 1-2 बार अना ने कॉल करके तुम्हारी खैरियत पूछी थी और एक बार ताबिंदा की कॉल आई थी। मैंने कह दिया कि तुम सो गई हो, तुम्हारी तबीयत का ना बताया कि ख्वामखा वो परेशान होगी। उसे बताते हुए उन्होंने उसके बैग से मोबाइल निकाल लिया था। मुस्तफ़ा की कॉल है। स्क्रीन देखकर उन्होंने कहा, आप सुन लें प्लीज। मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने नफी में गर्दन हिला दी, साथ हैरान भी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुस्तफ़ा के सलाम का उन्होंने जवाब दिया था। आज जुम्मे का दिन था, यकीनन वो घर में ही होता था। फिर कॉल क्यों की उसके नंबर पर? कैसी हैं आप? और शहवार कहाँ है? उसका मोबाइल आपके पास क्यों है? इधर उधर उलझने की बजाय उसने डायरेक्ट पूछा था। मैं ठीक हूँ, शहवार भी पास ही है। तबीयत ठीक नहीं, कल कॉलेज में तबीयत खराब होने की वजह से वो घर आ गई थी। सारी रात बुखार में फनकती बेहोश रही है। आधी रात को डॉक्टर जुबैरी आकर चेक करके दवा दे कर गए थे। वो न जाने किधर था, जो सारी सूरत हाल से बेखबर था। वो चौंक गई। ओह, क्या हुआ उसे? वो फौरन तशवीश का शिकार हुआ था। बीपी लो हो गया था। शहवार आंटी की यकतरफा गुफ्तगू से कुछ ना समझ पाई। कॉलेज से वापसी अकेली आई थी क्या, या ड्राइवर लेने गया था? मोबाइल से हल्की सी आती आवाज पर मेहरुन्निसा आंटी के कानों के अलावा उसकी समात को भी फैज़याब कर रही थी। ड्राइवर तो हमें लेकर खालिद के घर गया था। तुम्हारे बाबा को कॉल की तो वो लेने गए थे। ओह, अब कैसी कंडीशन है इसकी? रात से बेहतर है, बुखार भी उतर गया है अब तो। मगर आप लोगों ने पूछा नहीं कि ये अचानक उसे हुआ क्या है? कल अच्छी भली थी जब मैंने उसे कॉलेज ड्रॉप किया था। लो, इसकी तबीयत ही इतनी खराब रही है कि पूछने का वक्त ही नहीं मिला। अब भी अभी जागी है। मोहब्बत से उसकी तरफ निगाह करते उन्होंने कहा था। वो खामोशी से पलके मूंद कर आंखों पर बाजू रख कर चित लेटी रही थी। अच्छा ठीक है, मैंने ये पूछने के लिए उसे कॉल की थी कि कॉलेज किसके साथ जा रही है। खैर, मेरी इससे बात करवाएं, मैं खुद इससे इसकी तबीयत पूछता हूँ। उन्होंने मोबाइल हटाकर उसके बाजू को पकड़कर उसको मुतवज्जा किया। मुस्तफ़ा से बात कर लो, वो खैरियत पूछ रहा है तुम्हारी। उन्होंने मोबाइल उसके चेहरे के करीब किया। आप खुद ही बात कर लें, अब मैं भला उनसे क्या बात करूंगी? उसने टालना चाहा। तो अपनी तबीयत का बताना। चलो शाबाश, पकड़ो, बात करो। उन्होंने मोबाइल उसके कान से लगा दिया था। मुहतरमा,
تمہیں میں کھا نہیں جاؤں گا، اس کی موجودگی محسوس کرتے وہ کہہ رہا تھا۔ شہوار کو اپنی ہتھیلیاں بھیگتی ہوئی محسوس ہوئی۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ اور یہ تمہیں اچانک ہوا کیا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا۔ بس خود ہی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ میں نے کون سا خود کر لی ہے؟ وہ جلائی تھی۔ جس طرح کی تمہاری حرکتیں ہیں اس میں یہ بھی بعید نہیں۔ اس کا کل والا طنزیہ انداز تھا۔ مہرالنساء آنٹی اٹھ کر خود ہی کمرے سے نکل گئی تھی۔ شہوار کو بڑی سبکی کا احساس ہوا۔ غصہ تو تمہاری کل والی حرکت پر اس قدر ہے کہ جی چاہتا ہے کہ کبھی تم سے بات نہ کروں، مگر یہ بتاؤ یہ اچانک ہوا کیا تمہیں؟ بتا کر طبیعت خراب تھوڑی ہوتی ہے، اس نے دھیمے سے کہا۔ اس قدر شدید نوعیت کی خرابی بھی تو یکدم نہیں ہوتی، اور مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، اور نہ ہی گھر میں سے کسی نے ذکر کیا۔ تابندہ بوا کی کال آئی، ان سے کوئی بات ہوئی تمہاری؟ وہ شاید اس کی گفتگو سے اصل صورتحال کا جائزہ لگانا چاہ رہا تھا۔ پتہ نہیں، میری بے ہوشی کے دوران شاید انہوں نے کال کی تھی۔ میں تو شام کو اٹھی تھی تھوڑی دیر کو، اور اب بیدار ہوئی ہوں۔ باقی سارا وقت مجھے کچھ نہیں پتا کہ کیا ہوا ہے اور کہاں ہوں۔ مائی گڈنس، اتنی خراب طبیعت رہی ہے تمہاری؟ وہ اس کے منہ سے سن کر حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ آپ کہاں ہیں اس وقت؟ اس کے کال کرنے کا سوچتے وہ چونکی تو پوچھا۔ مجھے ایک ارجنٹلی کام سے کل 12 بجے اسلام آباد آنا پڑ گیا تھا۔ شام تک فری ہوں گا۔ میں نے 2-3 بار گھر فون کیا ہے، مجھے کسی نے بھی نہیں بتایا۔ تو کیا ہو جانا تھا اگر آپ کو بتا بھی دیتے؟ مجھ پر آنے والی تکلیف آپ اپنے اوپر لینے سے تو رہے۔ وہ کل صبح اس سے ناراض ہوا تھا، اور آج صبح دوبارہ بات ہو رہی تھی۔ کل وہ سامنے تھا، آج صرف آواز تھی، مگر انداز وہی تھا۔ سو وہ جھنجھلا گئی تھی۔ ہو سکتا ہے لے ہی لیتا، زو مینی انداز میں اس نے کہا تو شہوار کو اپنے کانوں کی لوئیں تک تپتی محسوس ہوئی۔ اس نے تو بڑے عام اور سادہ لفظوں میں کہہ دیا تھا، مگر انداز نہ تھا کہ وہ بات کو اپنے انداز میں لے لے گا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس کی خاموشی محسوس کر کے اس نے بات پلٹ دی تھی۔ لیٹی ہوئی ہوں۔ یعنی کہ مستقبل کی ڈاکٹر صاحبہ اس وقت خود بھی مریضوں والے گیٹ اپ میں ہے؟ وہ ہنس دی۔ اسے لگا کہ اس شخص سے بات کرتے ہوئے اس کے دل و دماغ پر چھائی تمام کثافت پل بھر کو پس منظر چلی گئی ہے۔ ذہن ہلکا پھلکا ہوا تو اعصاب روئی کے گالوں کی مانند لطیف سے ہو گئے۔ ڈاکٹر بھی تو عام انسانوں کی مانند ہوتے ہیں نا، ان کے اندر بھی عام انسانوں کی طرح ری ایکٹ کرنے والا پرزہ فٹ ہے، جو موسم، رویے، واقعات کو دیکھ کر متاثر ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہر چیز پھار کرنے والا وجود اتنا ظالم نہیں ہوتا۔ اسی طرح ڈاکٹرز لوگ بھی ہیں۔ میں بھی آپ کی طرح عام سی انسان ہوں۔ اس کے ہلکے پھلکے انداز کو انجوائے کرتے اس نے بھی بات آگے بڑھا دی تھی۔ صبح صبح اتنی گاڑی گفتگو، مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ اس وقت محترمہ بیماری سے نہیں کسی سیریس قسم کے ڈاکٹری فارمولے میں الجھی ہوئی ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحبہ؟ اس کی بات پر بے اختیار ہنس دی۔ اس کے جھرنوں کی مانند خوشگوار ہنسی دوسری طرف کی سماعت پر میٹھی پھوار کی مانند برسی تھی۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ لگتا ہے خاصی فرصت سے آپ نے فون کیا ہے۔ فرصت کیسی؟ اس وقت تیار ہو رہا ہوں اور ساتھ ساتھ بات کر رہا ہوں۔ کچھ دیر بعد کچھ آفیسرز کے ساتھ میٹنگ ہے، پھر ایک ضروری کام ہے، رات کی فلائٹ سے اپنے شہر پہنچ جاؤں گا، پھر گھر آ کر تمہاری خیریت تفصیلی پوچھوں گا۔ وہ خاموش رہی۔ تمہارے یہ الفاظ کہ خود ہی طبیعت خراب ہوئی ہے اور بتا کر خراب تھوڑی ہوتی ہے، پر ذرا یقین نہیں کیا میں نے۔ گھر آ کر تفصیلی انداز میں بات کروں گا۔ بہتر ہے کوئی معقول قسم کا بہانہ ڈھونڈ کر رکھنا۔ اس کے الفاظ پر وہ سٹپٹا سی گئی۔ اور ہاں، کالج میں کل کا دن کیسا گزرا؟ اس نے وہی سوال کر ڈالا تھا جو اس کی اس خراب طبیعت کی اصل وجہ تھا۔ مصروف ہی گزرا۔ پھر طبیعت خراب ہو گئی تو گھر آ گئی، اس نے پرسکون لہجے میں کہا، مگر اندر تو ایک آتش فشاں پھٹ پڑا تھا۔ زخم نئے سرے سے ادھرے تھے۔ ایاز نے کوئی بدتمیزی تو نہیں کی نا؟ وہ اصل سوال کی طرف لوٹ آیا تھا، اور شہوار کو لگا وہ بس ابھی پھوٹ پھوٹ کر رو دے گی۔ اسے اپنے جذبات پر ذرا کنٹرول نہ رہا۔
बड़ी रोकने की कोशिश करते हुए भी एक सिसकी उसके लबों से खारिज हो गई। क्या बात है शहवार, खामोश क्यों हो? तुमने बताया नहीं, वो पूछ रहा था। उसने खामोशी से मोबाइल कान से हटाते कॉल डिस्कनेक्ट कर डाली थी। वो उसे क्या बतलाती? भला वो लम्हे तो उसके लिए कयामत से भर कर थे। वो शिद्दत से फूट फूट कर रो दी। वो आंसू बहाने में इतनी मुनहमिक थी कि मोबाइल फिर बजने लग गया था। उसने स्क्रीन की तरफ देखा, मुस्तफ़ा फिर कॉल कर रहा था। उसने आहिस्तगी से ऑन करते मोबाइल कान से लगा लिया। जी, बगैर सलामो दुआ के वो गोया हुई थी। तुमने कॉल क्यों काट दी और मेरी बात का जवाब नहीं दिया? वो पूछ रहा था, खासी बरहमीठी लहजे में। तुम्हारी इस कदर शदीद तबीयत खराबी के पीछे कहीं अयाज की कोई बदतमीजी तो नहीं? वो ज़हीन था, कैसे एकदम असल नुक्ता तक पहुंचा था, और वो उससे छुपाती भी तो क्या? वो शिशद्दर रह गई। उसके बहते आंसू एकदम ठहर गए, गोया मुंजमद हो गई हो। शहवार प्लीज, क्या बात है? इस कदर खामोश क्यों हो? तुम रो रही हो? उसकी मुसलसल खामोशी पर वो कैसे अंदाजा लगा रहा था, जैसे सामने ही खड़ा है। बिल्कुल, वो अब की बार उसने अपने आंसुओं को रोकने की कतई कोशिश नहीं की थी। उसकी सिसकियां बुलंद तर होती गई तो दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की समात पर जैसे अजाब उतर आया था। क्या बात है शहवार, प्लीज टेल मी, क्यों रो रही हो? क्या 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 हुआ है? इस जलील खबीस इंसान ने कुछ किया तो नहीं? वो मुसलसल रो रही थी। वो दूसरी तरफ बिल्कुल खामोश हो गया था। चंद पल खामोश रहने के बाद वो कहने लगा, अगर तुम खामोश ना हुई तो अभी मैं बाबा और माँ जी को कॉल करके सब कुछ बता दूंगा। रोने धोने की बजाय तुम मुझे असल बात बताओ। काफी सख्ती से उसने धमकी दी थी। शहवार यकदम खामोश हो गई। मुस्तफ़ा, आप आ जाएं बस, मैं आपको सब बता दूंगी। अगर मैंने आपसे कुछ भी ना कहा तो मेरे दिमाग की रगें फट जाएंगी। वो फिर रो दी थी। वो उसका रोना मुस्तफ़ा के लिए बड़ा असाब शिकन था। ओके, अपना ख्याल रखना। इस कदर ख़राब कंडीशन हो रही है तुम्हारी, माय गॉड। कल और अब तक ना जाने किस तरह तुम रिएक्ट करती रही हो। मैं मीटिंग के बाद दोपहर तक फ़ौरन पहुंचने की कोशिश करता हूँ। तब तक खुद को संभालो प्लीज़। वो और भी ना जाने क्या कह रहा था। उसने कॉल बंद कर दी थी। पता नहीं उसने मुस्तफ़ा को बताकर अच्छा किया था या बुरा, मगर वो अब तन्हा ये बोझ नहीं उठा सकती थी। कम अज़ कम मुस्तफ़ा के सामने दिल का बोझ तो हल्का हो ही जाएगा, भले बाद में पछताना पड़े। मोबाइल एक तरफ रख कर उसने कुरब से आंखें मूंद ली थी। वो अभी तक गुमसुम मोबाइल थामे खड़ा था। कल उसे इमरजेंसी में इस्लामाबाद आना पड़ा था। बस फौरन घर आकर ज़रूरी चीज़ें लेकर वो एयरपोर्ट के लिए निकल गया था। उसके वहमो गुमान में भी ना था कि उसके पीछे वो कमज़ोर सी लड़की इस कदर शिकस्त और रिखत से दो चार हो जाएगी। उसका यूं रिएक्ट करना, उसकी लरजती आवाज़, सिसकियाँ, शिद्दत से रोना। मुस्तफ़ा, आप आ जाएं बस, तो मैं आपको सब बता दूंगी। क्या टूटता लहजा था। ये सब उसके असाब पर किसी बम की तरह लग रहा था। कॉलेज में ऐसी क्या बात हुई होगी कि वो इस हालत तक जा पहुंची। वो जूं जूं सोचता रहा था, उसका फिशार खून बढ़ता जा रहा था। बहुत गुस्से से उसने एक नंबर डायल किया था। अस्सलाम वालेकुम सर। अटेंशन आवाज में सलाम किया गया। वालेकुम सलाम, उसने बरहमी से जवाब दिया। दूसरी तरफ उसकी बरहमी पर चंद पल को खामोशी छा गई थी। खैरियत सर? कल आप कहाँ थी? सर, कल आप इस्लामाबाद रवाना हुए तो घर पर एक इमरजेंसी हो गई थी। मेरी वालिदा बाथरूम में गिर गई थी तो मैं अमजद खान को इत्तला देकर घर चली गई थी। इंस्पेक्टर शहनाज उसकी बरहमी पर तफसीली बयान दे रही थी। और आपने ये इत्तला मुझे क्यों नहीं दी? उसने बहुत गुस्से से पूछा तो दूसरी तरफ वो खामोश रह गई थी। आपको पता है, आपकी जरा सी नाअहली के सबब मुझे कितनी तकलीफ सहना पड़ रही है। उसने अपना सारा गुस्सा उस पर निकाला था। सर, मैंने किसी खुशी में कल छुट्टी नहीं की थी। मेरी भी मजबूरी थी। अगर कोई और वालदा को देखने वाला होता तो मैं क्यों घर आती। ओके, अब कैसी तबीयत है आपकी वालदा की? खैरियत तो रही ना? कोई नुकसान तो नहीं हुआ? इंस्पेक्टर शहनाज के अल्फाज पर उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही सख्त कह गया है। फौरन अपने रवैये की तलाफी करना चाहिए। जी सर,
खैरियत रही, सिर्फ पाँव में मोच आई है, अब बेहतर है। ओ, उसका अंदाज संजीदा हो गया। सर, मैं आज ऑन ड्यूटी ही हूँ, इंस्पेक्टर शहनाज ने कहा तो वो भी असल मौजू की तरफ आ गया। कल क्या हुआ? आप सब कुछ डिटेल से बताकर मुझे आधे घंटे में इन्फॉर्म करें। यस सर। सर, सब खैरियत है ना? एनी प्रॉब्लम? यस। आप फौरन पता करें, शहवार आज कॉलेज नहीं गई, उनकी फ्रेंड हो सकता है आई हो। आप बराह रास्त या बिलवास्ता जिस तरह भी मुमकिन हो असल सूरत हाल का पता करें। जी सर, मैं पता करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। उसने मोबाइल ऑफ करते होटल के रूम में एक कायराना निगाह दोहराई। उसके असाब पर अभी तक फूट फूट का रोता लहजा अजीब ज़रबें लगा रहा था। उसने इंतहाई गमो गुस्से से मुट्ठियां भींच ली। वो सोकर उठी तो सब नाश्ते की टेबल पर थे। वो फजर की नमाज पढ़कर सो गई थी। वो रात ही डिसाइड करके सोई थी कि जब शहवार जाएगी तो उसी दिन वो भी कॉलेज जाएगी। शहवार के बगैर उसे कॉलेज जाना अच्छा ना लगा। वो वहाँ जाकर बोर हो जाती। मुंह हाथ धोकर वो नाश्ते की टेबल पर आ गई। रोशनी के साथ वाली कुर्सी घसीट कर वो बैठी तो निगाह सीधी डाइनिंग रूम में दाखिल होते वलीद पर पड़ी। सादा ब्लैक शलवार कमीज में मलबूस और उसके साथ वाली कुर्सी घसीट कर बैठ गया था। तुम कॉलेज नहीं गई? उसे रात वाले हुलिये में ही देखकर वो चौंका। नहीं, आज छुट्टी करने का मूड हो रहा है। रोज पर जैम लगाते उसने कहा, पाकिस्तानी कौम बला की सुस्त काहिल और कामचोर है, शायद इसीलिए हम तरक्की नहीं कर पा रहे। उसकी प्लेट में रखा दूसरा स्लाइड उठाकर उसके सामने रखी जैम की शीशी उसने अपनी तरफ घसीट ली थी। एक तो इन अल्फाज और दूसरा इस धांधली पर उसने उसे घूरा। ये खूबियां आप में ही होंगी, मैं ऐसी कति नहीं हूँ। खा जाने वाला अंदाज था। वो मुस्कुरा कर जैम लगाता रहा। ये कौन सा अंदाज है ना? बड़ा है तुमसे, ऐसे मुंह फाड़ कर कहते हैं। मामा ने फौरन उसे टोका तो उसने मुंह बना लिया। साहिब जी, आपके लिए पराठा ले आऊं गर्मा गर्म? सुगरा ने पूछा तो उसने सर हिलाया। ले आओ भाई, इन स्लाइस वगैरह से भी कुछ बनता है? ये तो मरियल कमजोर लोगों की खुराक है। आज मेरा छुट्टी करने का इरादा है, चलो इसी बहाने पराठा खा लेंगे। सुबह सुबह खासा जताता अंदाज। अना ने मशकूक नजरों से देखा। क्यों भाई, तुम क्यों छुट्टी कर रहे हो? एहसन ने नाश्ते से हाथ रोक कर उसे देखा। एक जरूरी काम था। अना ने बस उसे देखा। वैसे भी कहते हैं खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। पाकिस्तानी काहिल सुस्त कामचोर लोगों की किस्म के साथ रह रहे हैं तो सोहबत का कुछ ना कुछ तो असर होना ही है ना। अब के फिर उसने उस पर चोट की थी। उसकी बात पर सब हंस दिए मासवाए अना के। वली बेटा, रात तुम कब आए थे घर? मामा को अचानक याद आया तो पूछा। रात 12 बजे तक आ गया था फुफ्फो। इस साफ झूठ पर रोशी ने हैरान होकर पहले अना फिर भाई की सूरत देखी। 1 बजे तक तो वो अना के साथ जबरदस्ती बातें करने पर मजबूर रही थी। वो भला कब आया था? ऐसा कौन सा दोस्त था तुम्हारा जिसे मैं नहीं जानता? एहसन ने पूछा। अब आया ना, ऊंट पहाड़ के नीचे। अना की बुड़बुड़ाहट इतनी वाजिया जरूर थी कि वलीद ने उसे घूर कर देखा, मगर वो मुस्कुरा कर दूध का गिलास लबों से लगा गई। था एक दोस्त, बल्कि मिलवाऊंगा किसी दिन। एहसन नाश्ता कर चुका था, बस बैठा अखबार का मुतालिया कर रहा था। वलीद बेटा, सुबह वाह करते मुझे गैराज में तुम्हारी गाड़ी दिखाई नहीं दी। वकार साहिब ने अखबार पढ़ते एक पल को रुक कर पूछा। वो अंकल जी, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। सुबह सुबह मैंने चौकीदार को कह दिया था कि किसी वर्कशॉप में ले जाए, वो छोड़ आया होगा। अच्छी भली थी, कल तक तो उसे क्या हुआ है, बिल्कुल नई गाड़ी, भला क्यों प्रॉब्लम होगी? जिया साहिब भी मुतवज्जा हुए थे। हो सकता है एक्सीडेंट हो गया हो गाड़ी का। बड़ी मासूमियत से अना ने बम फोड़ा। वलीद एकदम घबराया था। उसने बज़ाहिर तो खुद को नॉर्मल ही रखा था, मगर टेबल के नीचे से उसने जोर से अपना पाँव अना के नाजुक से पाँव के ऊपर रख कर मसला था। ऐसी कोई बात नहीं हुई, मजाक कर रही है, उसने साथ ही एतमानान दिलाया। हाय, वो उछली थी। तुम्हें क्या हुआ है? वो सब के देखने पर शर्मिंदा हो गई थी, मगर उसका पाँव आजाद ना हुआ था। कुछ नहीं, उसने हाथ बढ़ाकर उसकी टांग पीछे करना चाही थी, मगर उसने उसका हाथ भी पकड़ लिया था।
अब सूरत हाल ये थी कि टेबल के नीचे उसका हाथ और पाँव दोनों वलीद के आहनी शिकंजों में थे। सुबह सुबह भला कौन सी वर्कशॉप खुली होगी, दिन चढ़े देते तुम। वो खामोश रहा। सुगरा उसके लिए गर्मा गर्म पराठा और ऑमलेट ले आई थी। वलीद ने उसका हाथ छोड़ दिया तो उसने जल्दी से खींच लिया। हाथ सख्त गिरफ्त से सुरख हो चुका था। वो अब अंडे पराठे के साथ इंसाफ कर रहा था। अना ने मजीद स्लाइस प्लेट में रखे। टेबल के नीचे वो मुसलसल दूसरे पाँव की मदद से अपना पाँव आज़ाद करवाने की कोशिश में थी, मगर लगता था कि वो आज की तारीख में आज़ाद होने वाला नहीं था। दरमियानी 2 उंगलियों पर होने वाली जलन भर गई थी। तुम छुट्टी क्यों कर रहे हो? ऐसा कौन सा जरूरी काम है तुम्हें? एहसन ने फिर पूछा। अना को बर वक्त बदला चुकाने का गोया मौका मिला था। बुखार होगा मुहतरम को, और हो सकता है जिस दोस्त का रात जिक्र कर रहे थे वो कोई लड़की हो। तुम्हें बड़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे मुतालिक। लुकमा नुगलते उसे घूरा तो उसने मुंह फेर लिया। वली, क्या वाकई तुम्हें बुखार है? मामा को एकदम तशवीश हुई। ओ नहीं पुप्पो, यूं ही कह रही है। उसने उन्हें मुत्तमिन किया। ये लड़की का क्या सिलसिला है भाई? रोशी ने पूछा। दिमाग खराब है इसका, और कुछ नहीं। छोटी सी अकल है इसकी, वो भी गलत मौकों पर गलत अंदाज में इस्तेमाल करती है। दूध पीने के बाद नैपकिन से मुंह साफ करते उसने फिर अना को सुलगाया। हाँ एमी, खुद तो जैसे बड़े अकले कुल है ना। वो सुलगी पाँव में बुरी तरह दर्द हो रहा था, मगर वो भी आज़ाद करने को तैयार ना था। कुछ जलने की बू आ रही है। एहसन, उसने मजीद सुलगाया था। देख लीजिएगा, मैं भी आपको बाद में कैसे पूछूंगी। वो फौरन बुरा मान गई थी। वलीद मुस्कुरा कर उसे देख कर चलाता रहा। अना, आज अगर ऑफ किया है तो रोशी के साथ बाजार का ही चक्कर लगा लेना। शादी की कई चीजें हैं जो अभी खरीदने से रह गई हैं। मामा ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ कर ली। मगर मामा, शादी की डेट का भी तो पता चले ना, ताकि इसका अंदाज़ा लगाते तैयारी फाइनल करें। आज तो वैसे भी फ्राइडे है, मार्केट भला कब खुली होगी? एहसन ने बड़ी मुस्कुराती निगाह रोशी की तरफ डाली तो वो जिम्प कर फौरन सर झुका गई। डेट का क्या है, अगले माह का कोई भी दिन तय करना है। अपने घर की बात है, हम कौन सा बाहर से ला रहे हैं। अभी बैठे हैं, अभी फाइनल कर लेते हैं। क्यों ज़िया भाई, कौन सी डेट फाइनल करें? रोशी उठकर किचन की तरफ चली गई थी। अना हंस दी। बच्चों से पूछ लो, काम वाले लोग हैं सब। जिन दिनों उन्हें फरागत मिली वही दिन रख लेते हैं। ज़िया मामू ने पुरसुकून लहजे में कहा। मेरा ख्याल है अगले माह की 25 तारीख ठीक रहेगी, वलीद ने कहा तो सब ने तायद की। एहसन उठा तो वलीद भी उठ गया। अना ने जाते हुए वलीद की पुश्त को घूरते अपना पाँव कुर्सी पर रख कर देखा। पाँव का अगला हिस्सा बुरी तरह सुर्ख हो चुका था। दरमियानी वाली 2 उंगलियां छिल गई थी। जालिम, पाँव पर नरमी से उंगली फेरते वो बुरबुराई थी। वो उठकर लाउंज में आ बैठी। बाएं हाथ से दायां बाजू बड़ी नरमी और मोहब्बत से थाम लिया। उसकी आंखों में कई रोज पहले के ख्वाबों का अक्स उतर आया और वो इसी आलम में कितनी देर तक बैठी रही। वो कमरे से बाहर आया तो सुगरा शराब पानी बहाते कॉरिडोर धो रही थी। सब घर वाले कहाँ हैं? वलीद की आवाज पर वो उछली थी। बड़े दोनों साहिब तो एहसन भाई के साथ ही ऑफिस चले गए थे। बीबी जी अपने बुटीक में, छोटी दोनों बीबियां अंदर हैं। वो अंदर आया तो अना उसे लाउंज के सोफे पर घुटनों में सर लिए बैठी दिखाई दी। आंखों में बड़ा खुशनुमा तासुर था। टीवी चल रहा था, मगर उसकी तवज्जो टेबल पर पड़े गुलदान की तरफ थी। रोशी कहीं नहीं थी। वो बड़े ढीले ढाले अंदाज में ऐसे लगी जैसे वो यहाँ बड़ी फुर्सत से काफी देर से बैठी हुई है। वलीद ने उंगली की मदद से दरवाजा नॉक किया, फिर अंदर चला आया। वो नॉक की आवाज पर हड़बड़ा कर सीधी हुई। खूबसूरत ख्वाब का अक्स टूटा था। वो वलीद को आते देखकर सीधी हो गई थी। वलीद की आमद पर चेहरे के रंगों पर कई गुना इजाफा हुआ। क्या बात है? बड़ी गहरी सोचों में गुम थी। खैरियत तो है ना? वो सामने सोफे पर आ बैठा था। रोशाने कहाँ है? नजर नहीं आ रही। इर्द गिर्द देखते उसने बराह रास्त इसकी आंखों में देखा तो वो नजरें झुका गई, यूं जैसे अपने खुशनुमा आंखों के खूबसूरत तासुर को उससे छुपाना चाहती हो।
पता नहीं बाहर ही कहीं होगी। अपने पाँव पर उंगली फेरते उसकी पूरी तवज्जो अपने पाँव की ही तरफ थी। वलीद ने उसकी तवज्जो के मरकज की तरफ देखा और फिर उसे पाँव का जायजा लेते देखकर उसके होंठों पर मुस्कुराहट सिमट आई थी। क्या हुआ है पाँव में? उसने सिर्फ एक पल को सर उठाकर उसे देखा। उस शिकायती निगाह में न जाने कैसा तासुर था कि वो एक पल को खुद भी सटपटा गया था। मैंने तो आराम से ही पाँव रखा था, क्या ज्यादा ही दबाव पड़ गया? उसके मासूम बनने पर अना ने उंगलियों से उठते दर्द को महसूस करते पाँव टेबल पर रखा। तो और क्या, ये देखें, ये दोनों उंगलियां कैसे छिल गई हैं। पाँव है कि हथौड़ा यूं खींच कर मारा था। हर एक को अपने जैसा बॉडी बिल्डर समझ रखा है। मेरा नाजुक सा पाँव मसल कर रख दिया। मन से भी ज्यादा वजन है आपके पाँव का। वलीद ने तासुब से उसकी सुर्ख छिली उंगलियों को देखा और फिर मुस्कुरा दिया। उलझा है पाँव यार का जुल्फे दराज में, लो अब अपने दाम में सयाद आ गया। शेर अना के सर से गुजर गया था। सर उठाकर ताज्जुब से उसके मुस्कुराते लबों को देखा और फिर फौरन बुरा मान गई। कितने अफसोस की बात है, लेकर मेरा नाजुक पाँव का सत्यानाश मार दिया है और जरा भी अपने रवैये पर तासुफ नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है, अपनी गोद में रख कर तुम्हारे इस नाजुक से पाँव की मरहम पट्टी करूं अब? उसने मुस्कुरा कर घूरा। खैर अब ऐसी भी अहमक नहीं कि आपसे किसी इंसानियत की तवक्का करूं। ये तो दिल से महसूस करने वाले लोगों का काम है, जिन्हें अपनी गलती का एहसास हो। उसने गहरी चोट की। मरहम लगा लो, अब ऐसी भी कोई कयामत नहीं आ गई। जरा सा छिल गया है। उसके मशवरे पर वो बुरबुरा कर रह गई। वलीद ने टेबल पर पड़ा मैगजीन उठाया तो वो चौंकी। आपकी तबीयत कैसी है? उसने मैगजीन से सर उठाकर उसे देखा। क्यों, मुझे क्या हुआ है? वो बन रहा था वकील से। मेरा ख्याल है कि अगर मेरी याददाश्त कमजोर नहीं तो रात जनाब कोई एक्सीडेंट करवा कर आए थे। ओह, वो मामूली सी खराशें थी। ऐसी मामूली खराशों की क्या परवाह? उसने बेपरवाही से कहा। हाँ, देख चुकी हूँ आपकी हिम्मत, तो फिर ऑफिस से छुट्टी क्यों की है? वो जरा कर उतर आई। बस दिल कर रहा था। और फिर कोई ख्याल आते ही वो चौंक कर सीधा हुआ। माय गुडनेस, मेरा ख्याल है कि मुझे हॉस्पिटल का एक चक्कर लगा लेना चाहिए। पता करना चाहिए कि वो मरीजा अब कैसी है। क्या मतलब, रात जिसका एक्सीडेंट हुआ था वो कोई औरत थी? अना तो हकीकतन चौंकी थी। औरत नहीं, लड़की थी। उसने तस्हीह की और अना मुंह फाड़े उसे देख रही थी। खून से रंगीन सफेद शर्ट उसकी आंखों के सामने नाचने लगी तो उसके औसान खता होने लगे। एक्सीडेंट कैसे हुआ? पता नहीं। वैसे मेरा अंदाजा है कि लड़की की कार की ब्रेक फेल हो गई थी और उसकी गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रहा था। गाड़ी वन वे रोड होने की वजह से मेरी गाड़ी के दाएं बम्पर और साइड से टकराकर फुटपाथ से नीचे उतरती एक तरफ लड़क गई थी। माय गॉड, वो लड़की कैसे बच गई? और इतनी रात के वक्त वो तन्हा क्या कर रही थी? सवाल के साथ साथ उसने एतराज भी किया था। डॉक्टर्स की मेहनत और अल्लाह की अनायत पर वो बच गई, मगर जिस हालत में उसे हॉस्पिटल लेकर गया था मुझे खुद भी डाउट था कि ये शायद ही बच पाए। ओह, फिर ये पुरसोच अंदाज में उसे देखा। आप अकेले थे? और भी लोग थे आपके साथ? वो न जाने क्या जानना चाहती थी। वलीद चौंका, फिर नफी में सर हिला दिया। रात की पहर इक्का दुक्का गाड़ी ही गुजर रही थी, बाकी सवारी कोई भी ना थी। जाहिर है मैं अकेला ही था। मुझे खुद ही गाड़ी से उसे निकाल कर हॉस्पिटल पहुंचाना पड़ा था। अन्ना के खा जाने वाली नजरों से उसे देखा और फिर मजीद कुछ कहे बगैर उठ खड़ी हुई। वलीद भी खड़ा हो गया। वो शायद हॉस्पिटल चक्कर लगाने के लिए सोच रहा था। अना के अंदर सर्द मोहरी उतर आई। आपने उस लड़की को हॉस्पिटल पहुंचा दिया, उसकी जिंदगी की तगोदो के लिए इतनी कोशिश की कि वो जिंदा बच गई। अब दोबारा हॉस्पिटल जाने की भला क्या जरूरत है? वो अनजाने से एहसास से सुलगती गोया हुई तो वलीद ने हैरत से उसके लबो लहजे को देखा। उसे कुछ तलखी सी महसूस हुई। आंखों का खुशनुमा तासुर अब गायब था, बल्कि सुलगता सा महसूस हुआ था। भाई, मरीज की अयादत हमारा फर्ज है। बेशक उसके वर्षा कुछ देर बाद पहुंच गए थे। क्योंकि हादसा मेरी ही गाड़ी से टकराने से पेश आया था तो इखलाकी तकाजा यही है कि जब तक वो ठीक नहीं हो जाती मैं हॉस्पिटल का चक्कर लगाता रहूंगा। उफ, ये इखलाकी तकाजे, वो मुंह ही मुंह में बुरबुराई। आपने देखा वो कैसी थी?
हाय, मुझे भला क्या ज़रूरत है उसे देखने की। इस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि खून से लथपथ वजूद को सिर्फ हॉस्पिटल पहुंचाने की जल्दी थी। वो जैसी भी हो, उससे क्या, मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज अदा किया था। बंद तो ऐसे रहे हैं जैसे आंखों पर पट्टी बांध रखी होगी। अना के अंदर आग से जल उठी। सारी शर्ट ऐवी ही रंगीन हो गई थी। वो किस कदर करीब रही होगी, इस तस्वुर से ही उसको अपनी सांसें जलती महसूस हुई। वो सर झटक कर अपने ही ख्याल से घबरा कर बाहर की तरफ बढ़ी। मैं हॉस्पिटल जाने लगा हूँ, चलोगी मेरे साथ? वो पूछ रहा था। उसने पलट कर ताज्जुब से उसे देखा, फिर किसी ख्याल से उसकी आंखें चमक उठी थी। ओके ठीक है, मैं चेंज कर लूँ फिर। वो गर्दन हिलाते अपने कमरे में आ गई थी। सी ग्रीन लिबास और तरोताज़ा चेहरा लिए वो खिला हुआ गुलाब ही तो लग रही थी। वो नीचे आई तो रोशी राहदारी में ही खड़ी वलीद से किसी बात पर बहस कर रही थी। वलीद भी बिल्कुल रेडी था। उसकी तैयारी देखकर तो वो भी जल भुन गई। आप दोनों जा कहाँ रहे हैं? रात भी आप लेट आए, फिर सुबह पुप्पो से झूठ भी बोला कि 12 बजे आ गया था। मुझे अना के साथ शॉपिंग के लिए जाना था, मगर अब उसे कहाँ ले जा रहे हैं? वो उनके करीब आई तो रोशी को उलझते पाया। डोंट वरी, हम नजदीक ही काम से जा रहे हैं। तुमने चलना है तो रेडी हो जाओ। वो बहन को बहला रहा था, मगर पता भी तो चले कि काम क्या है और आपके साथ ये क्यों जा रही है। उसने अना को घूरा तो वो सिमट सी गई। उसकी बहस आज की डेट में खत्म नहीं होने वाली। मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम फटाफट आ जाओ। वो बहन के सवाल पर घूर कर गैराज की तरफ चला गया। उसकी गाड़ी तो वर्कशॉप पे थी। घर वाली गाड़ी की चाबी उसने ड्राइवर से ले ली थी। तुम यूं साजिश संवर कर कहाँ चली? भाई का गुस्सा वो अब अना पर निकाल रही थी। हाय सजी संवरी कहाँ हूँ? सिर्फ सूट ही तो बदला है। फिर उसे घूरा। ये तो तुम्हारा भाई ही जानता होगा कि कहाँ जा रहे हैं। मुझे तो उन्होंने कहा था कि एक काम है, साथ चलना है। मैं रेडी हो गई। अपना नहायत कीमती खूबसूरत बैग कंधे पर डालते वो मुस्कुराई। हाँ, इतनी ही तुम मासूम बीबी हो ना? तुम उन्होंने साथ चलने को कहा और मोहतरमा फौरन रेडी हो गई। माइंड इट, मैं तुम्हारे भाई के साथ किसी डेट पर नहीं जा रही और ना ही उनको भगा कर ले जा रही हूँ। रोशी की तफ्तीश पर उसे घूरा तो वो खिलखिला कर हंस दी। माशाल्लाह, कैसी कैसी हसरतें पाल रखी हैं। खैर, किसी दिन डेट पर भी चली जाओगी। इरादे तो मुझे लग रहे हैं, और जहाँ तक भगा कर ले जाने वाली बात है तो तुम नहीं मगर उनकी तैयारी लग रही है। वो तुम्हें भगाकर कहीं जरूर ले जा रहे हैं। उसके मैनी खेज अंदाजों पर वो एकदम शर्म से सुरख पड़ गई और बैग खींच कर उसे दे मारा। बकवास मत करो, मुझे वाकई कुछ नहीं पता। उसने साफ नजरें चुराई। रोशी ने बगौर देखा। उसके होंठों पर धीमी सी शरारती मुस्कुराहट थी। एक बात तो बताओ, रात वली भाई कब आए थे? 1:30 बजे के करीब। वलीद गाड़ी का हारन देकर उसे मुतवज्जा कर रहा था। वो फौरन लपकी तो रोशी ने फौरन उसका रास्ता रोका। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। माय गॉड, ऐसी शक्की बहन मैंने आज तक नहीं देखी। अपने भाई पर शक कर रही हो? शर्म करो। वलीद ने जैसे ही हारन पर हाथ रख लिया था, पूरा सहन तेज आवाज से गूंज उठा था। नहीं भाई, और तुम्हारी इस तैयारी पर सुबह सुबह ये खिला हुआ गुलाब बनकर मेरे भाई के साथ कहीं जाना, दाल में वाकई कुछ काला है। तुम्हारी तरह तुम्हारा भाई भी सड़ियल और बददिमाग है। तुम दोनों बहन भाइयों के करीब की नजर कमजोर है। काश मैं कहीं ले ही जाती तुम्हारे भाई को। मगर एक गहरा सांस खींचते उसे एक तरफ हटाकर वो तेजी से गाड़ी की तरफ भरी। रोशी उसे फ्रंट सीट पर मुस्कुराती निगाहों से बैठते हुए देखकर खिलकर हंस दी थी। वाकई दाल में कुछ काला तो है। क्या कह रही थी रोशी? कुछ दूर आने के बाद वलीद ने उससे पूछा। कुछ भी नहीं, आप तो जान बचाकर आ गए थे। पीछे वो मेरा दिमाग खा रही थी। हाँ, खवातीन यही काम अच्छे अंदाज में कर लेती हैं। और आता क्या है? उसकी चोट पर उसने खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। और मर्द औरतों को अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं। उसने फौरन हिसाब बराबर किया। बाकी रास्ता दोनों खामोश ही रहे थे। वलीद ने रेड रोज का बुके लिया तो अना सुर्ख गुलाब देखकर परेशान हुई और उसके अंदर अजीब अजीब से एहसासात पैदा होते रहे और वो गुमसुम सी बैठी रही। वलीद ने रिसेप्शन से पता किया तो मालूम हुआ कि मरीजा को इमरजेंसी से रूम नंबर 5 में मुंतकिल कर दिया गया है। वो दोनों रूम की तरफ चले आए।
बुक्के वलीद ने उसे थमा दिया था। दस्तक देने के बाद वलीद ने दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखा तो अना के अंदर पकड़ धक्कड़ से शुरू होती हुई महसूस हुई। आओ, उसे राहदारी में ही रुकते देखकर कहा तो वो उसके पीछे रूम में दाखिल हो गई। अस्सलाम वालेकुम। कुर्सी पर बैठी लड़की ने चौंक कर आने वालों को देखा। वालेकुम सलाम। वलीद को देखकर आदला ने फौरन उठकर इस्तकबाल किया और वलीद के साथ एक नहायत नाजुक गुलाबों की मानद खिली खिली सी लड़की को देखकर चौंकी। अना ने खामोशी से लड़की को बुके थमा दिया। थैंक्स, आए प्लीज बैठिए। ये वीआईपी रूम था। एक तरफ रखे सोफों की तरफ इशारा किया तो दोनों साथ ही बैठ गए। कैसी तबीयत है अब आपकी सिस्टर की? लड़की का चेहरा सफेद चादर में छुपा हुआ था। अना ने एक सरसरी निगाह डालकर फिर मेजबान लड़की का जायजा लिया। सादा शलवार कमीज में भी उसका हुस्न ठाठे मार रहा था। वलीद के सवाल पर वो मुस्कुराकर खुद भी कुर्सी पर बैठ गई थी। अब तो बेहतर है। जाहिर है शदीद चोटों की वजह से सारा वजूद मुतासिर हुआ है। अल्लाह का शुक्र है कि कोई अंदरूनी चोट नहीं आई, ना ही टूट फूट हुई है, मगर एक्सीडेंट तो फिर एक्सीडेंट ही होता है। डॉक्टर्स काफी मुतमिन हैं। अल्लाह का शुक्र है, वलीद ने कहा। मरीजा को होश भी आया था कि अभी तक रात वाली कंडीशन में ही हैं? वलीद ने बिस्तर पर लेटे सफेद चादर में छुपे वजूद को देखा। सुबह होश आया था, 4 मिनट के लिए। डॉक्टर्स ने फिर ट्रैंक्विलाइजर के हवाले कर दिया। डॉक्टर कह रहे थे कि 1-2 दिन में इसी हालत में रहेगी। ओह आई सी। वैसे आपने पता लगाया कि एक्सीडेंट की असल वजह क्या थी? गाड़ी में फॉल्ट या कोई और वजह? अना मुकम्मल तौर पर खामोश थी। वो खामोशी से दोनों तरफ की मुकालमाबाजी सुन रही थी। डैड ने जाए वकुआ से मामले की पड़ताल करवाई है। गाड़ी की जो कंडीशन है उससे मैकेनिक तो यही बताता है कि ओवर स्पीड होने की वजह से काशफा का गाड़ी पर कंट्रोल नहीं रह सका और नतीजतन वो सामने वाली गाड़ी से टकरा कर हादसे का सबब बन गई। आपके वालिदैन नजर नहीं आ रहे। मामा की रो रो कर हालत खराब हो गई थी और डैड की आज बहुत अहम बिजनेस अपॉइंटमेंट थी। वो मामा को घर छोड़कर चंद घंटों के लिए गए थे। और आपके बाकी बहन भाई? भाई है एक, उसे अभी तक हमने इतला ही नहीं दी। क्या किसी और कंट्री में रहाइश पजीर हैं? वलीद ने इस्तफसार किया तो वो हंस दी। नहीं, हमारे साथ ही रहता है। कुछ मूडी है और बेपरवाह भी। घर से बाहर हो तो सेल ऑफ कर देता है। रात मुझे जब इतला मिली तो उसका नंबर बंद था। वो दोस्तों के साथ किसी हल्ले गुल्ले में बिजी होगा, बेपरवाही से कह रही थी। और वलीद ने एक आम सी निगाह अपने सामने बैठी दिलकश और हसीन सी उस लड़की को देखा। उसे रात इस लड़की की गुफ्तगू याद आई और साथ ही उसने एक आम सी निगाह बेड पर लेटे वजूद को देखा। उसने एक गहरा सांस लिया। शायद ये हाई सोसाइटी के नाम नौहाद लोगों के लिए आम सी बात हो, मगर ये सब इस जैसे हसास मर्द के लिए बहुत ज्यादा था। शायद ये माशरती अलमिया था। उसने सर झटका। ये आपकी मिसेज हैं? आदला ने वलीद के साथ मुसलसल चुपचाप बैठी अना को देखकर वलीद से पूछा तो जहां वो एकदम सटपटाया वहीं अना भी उफ़्फ़त से सुरख हो गई थी। कजन है मेरी, अना वकार अहमद, उसने शर्मिंदा होते तारुफ करवाया। आदला एक पल को चौंकी, फिर बजाय शर्मिंदा होने के हंस दी। उफ, यू डोंट माइंड, मुझे तो आप एक कपल ही लग रहे हैं। उसकी मुस्कुराती निगाहों से अना का सारा एतमाद रेजा रेजा हो गया था। खैर ऐसी कोई बात नहीं है। आदला की इस बरजस्ता तबसरे पर खासी संजीदगी से वलीद ने कहा तो अना ने उसके चेहरे की संजीदगी देखी। आह, सफेद चादर के अंदर से एक कराह बुलंद हुई तो आदला फौरन उठकर उसकी तरफ चली गई। सफेद चादर हटाकर उसने देखा वो आंखें बंद किए मुसलसल कराह रही थी। अना ने लड़की के चेहरे पर निगाह डाली और फिर अपनी जगह गुमसुम रह गई। ये लड़की अपनी बहन से भी कई गुना ज्यादा हसीन और दिलकश थी। चेहरे पर कई खराशें थी, मगर इसके बावजूद आंखें बंद किए ये चेहरा अपने अंदर बहुत खूबसूरती लिए हुए था। लगता है ट्रैंक्विलाइजर का असर खत्म हो रहा है। मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। उसने फौरन इंटरकॉम थाम कर डॉक्टर्स को इतला दी। डॉक्टर फौरन आ गए थे। वो मरीजा का जायजा लेने लगे थे। वलीद चलें?
وہ ایک دم بیزار سی ہونے لگی تو اس نے ولید کو کہا۔ ولید نے اسے دیکھا۔ سنجیدہ چہرے کے تاثرات بڑے عجیب سے تھے۔ یہ چابی لو، تم گاڑی میں جا کر بیٹھو، میں آتا ہوں۔ وہ سمجھا کہ کاشفا کو سفید پٹیوں میں جکڑے دیکھ کر وہ پریشان ہو رہی ہے۔ گاڑی کی چابی اسے تھمائی تو وہ بغیر ایک لفظ کہے تیزی سے وہاں سے نکل آئی۔ ڈاکٹرز لڑکی کے زخموں کا معائنہ کرتے عادلہ سے بات چیت کر رہے تھے۔ 2 منٹ بعد کمرے کا دروازہ کھول کر ایک بلند قامت خوش شکل نوجوان داخل ہوا تھا۔ ہائے عادلہ، مجھے تو کسی نے بتایا تک نہیں۔ وہ تو میں ابھی گھر گیا تو موم نے بتایا تو فوراً ادھر بھاگا آیا ہوں۔ نوجوان آتے ہی شروع ہو چکا تھا۔ ولید نے نوجوان کو دیکھا۔ یہ نوجوان آج کے ایلیٹ کلاس کے بگڑے ہوئے رئیس زادوں کے مکمل گیٹ اپ میں تھا۔ بے تکے سے حلیے میں اسے خاصا ناگوار لگا۔ تمہیں کوئی بتاتا بھی تو کیسے؟ ساری رات سے تمہارا موبائل آف مل رہا تھا۔ عادلہ نے بھائی کو غصے سے دیکھ کر پھر ڈاکٹر سے بات چیت شروع کر دی۔ کچھ پل بعد ڈاکٹرز چلے گئے تو عادلہ نے ولید کو دیکھا۔ یہ میرا بھائی ایاز ہے، اور ایاز یہ ولید صاحب ہیں، یہی کاشی کو اسپتال لے کر آئے تھے۔ اس نے تعارف نبھایا تو ایاز نے فوراً سلام کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے ولید نے بغیر کسی تاثر کے تھام لیا۔ ارے آپ کی کزن کہاں گئی؟ وہ ڈاکٹرز کے ساتھ مصروف تھی، سو اسے انا کے جانے کا پتہ نہیں چلا۔ وہ گاڑی میں چلی گئی اور اب میں بھی چلتا ہوں، اس نے اٹھ کر کہا تو عادلہ نے اس کے دراز قامت مضبوط اور ڈیل ڈول کو دیکھا تو ایک دم اس کی نگاہوں میں ستائش سمٹ آئی۔ کچھ دیر تو رکیے، اس نے اخلاق نبھایا۔ نہیں، وہ گاڑی میں اکیلی ہے، انہیں کہیں کام کے لیے جانا ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔ وہ اب کی بار ایاز سے ہاتھ ملائے بغیر تیزی سے وہاں سے نکلا تھا۔ وہ پارکنگ میں اپنی گاڑی کی طرف آیا تو انا شیشے چڑھائے گاڑی میں فرنٹ سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ کی طرف آ کر اس نے کھڑکی کا شیشہ بجایا تو انا نے اپنے ہی کسی خیال سے چونک کر ولید کو دیکھتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر دروازے کا لوک کھول دیا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ بڑے مفکروں والے انداز میں بیٹھی ہوئی ہو؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی اسے مسلسل خاموش پا کر اس نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ چند پل میں اسی طرح بیٹھے رہنے کے بعد کچھ یاد آیا تو اس کی طرف منہ کیا۔ ولید، آپ ہاسپٹل سے بینڈیج ہی کروا لیتے۔ بے شک زخم اتنے گہرے نہیں، مگر زخموں کو کبھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ فی الحال تو ڈاکٹر صاحبہ رات آپ کی گئی بینڈیج سے گزارا ہو رہا ہے، دوبارہ ضرورت پڑی تو کروا لیں گے، ڈونٹ وری۔ ولید کی مسکراہٹ پر اس کا دل پھر ایک پل کو بوجھل ہوا تو وہ کھڑکی کی طرف منہ موڑ گئی۔ نہ جانے وہ ایسی کیوں ہو رہی تھی، پل میں تولا پل میں ماشا۔ اس لڑکی کو دیکھ کر اس کے اندر اس قدر اضطراب اور پریشانی کیوں ڈیرا جما گئی تھی؟ وہ اپنی فیلنگز خود بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ صبح سے وہ اس قدر خوش تھی کہ حد نہیں، اور اب انجانے خوف کی آہٹیں اپنے دل کی دہلیز پر محسوس کر رہی تھی، اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ سب کچھ تباہ کر کے کسی کونے میں جا بیٹھے اور دل کھول کر روئے، کہ ہر طرف جل تھل ہو جائے، کوئی بھی کونا خشک نہ رہے۔ اپنی ہی سوچوں اور خیالات سے گھبرا کر اس نے سیٹ کی پشت سے اپنا سر ٹکا دیا۔ اس کے اس طرح گمسم ہونے پر ولید نے بہت حیرت و تعجب سے اسے دیکھا۔ اس نے کچھ پوچھا نہیں تھا، مگر اس کے انداز پر متفکر ضرور ہو گیا تھا۔